जरा सोचिए, अगर किसी देश की मुद्रा इतनी ज्यादा गिर जाए कि एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए आपको 10 लाख से ज्यादा नोटों की जरूरत पड़े। 10 लाख से ज्यादा? ये कोई मतलब मनगढ़ंत कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज ईरान की हकीकत है। और ये सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है। ये उन लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाता है, जहां जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो भी अब किसी सपने जैसी हो गई हैं। हाँ, और ये सपने जैसी वाली बात बहुत मायने रखती है। हम यहाँ आईफोन या लग्जरी गाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मांस और बुनियादी पोषण की। बिल्कुल। ये इस संकट की असली गहराई दिखाता है। आज की हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। हम ईरान के इस गहरे मुद्रा संकट, इसके पीछे की वजहों और इससे निपटने के लिए सोचे जा रहे एक बहुत ही अनोखे उपाय की गहराई से जांच करेंगे। वो उपाय है मुद्रा से जीरो हटाना, जिसे रीडिनोमिनेशन भी कहते हैं। और सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ नोटों से कुछ जीरो मिटा देने से किसी देश की तकदीर बदल सकती है, या ये सिर्फ एक जख्म पर पट्टी लगाने जैसा है, जबकि इलाज की जरूरत कहीं और है। इन्हीं सवालों के जवाब हम आज तलाशेंगे, और इस सबको समझने के लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं। एक अकादमिक रिसर्च पेपर है, साथ ही ईरान के जटिल एक्सचेंज रेट सिस्टम पर कुछ न्यूज रिपोर्ट्स और मौजूदा आर्थिक संकट पर एक विस्तृत लेख भी है। तो हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि रियाल इतना क्यों गिरा, ईरान में आम लोगों के लिए इसके क्या मायने हैं, और क्या जीरो हटाने जैसा समाधान वाकई काम कर सकता है। चलिए जमीनी हकीकत से ही शुरू करते हैं। आंकड़े तो मतलब दिमाग घुमा देने वाले हैं। हाँ, दिसंबर 2005 तक ईरानी रियाल एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12.5 लाख तक पहुंच गया था। 12.5 लाख। और अक्टूबर 2005 में मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर वो थी लगभग 49%। 49%। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो चीज साल की शुरुआत में 100 रियाल की थी, वो साल खत्म होते होते लगभग 150 की हो गई। लोगों की तनख्वाह तो इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। बिल्कुल नहीं। और इसका सीधा असर लोगों की थाली पर पड़ता है। हमारे स्रोतों के मुताबिक 57% ईरानी कुपोषण का सामना कर रहे हैं। 57%। हाँ, और देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां लोग हमारी मेजें खाली हैं जैसे नारे लगा रहे हैं। ये एक आर्थिक संकट से कहीं ज्यादा एक मानवीय संकट बन चुका है। और इस संकट की आग में घी डालने का काम करती है ईरान की विनिमय दरों की एक बहुत ही अजीबोगरीब प्रणाली। अजीबोगरीब तो है ही। मतलब ये कोई सीधी सादी व्यवस्था नहीं है जहां डॉलर का एक ही रेट हो। असल में ईरान में एक नहीं बल्कि 3 समानांतर अर्थव्यवस्थाएं एक साथ चल रही हैं। 3? हाँ, और इन तीनों के बीच का जो फासला है वही भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ है। अच्छा, तो इसे थोड़ा आसान करते हैं। पहली दर कौन सी है? पहली है खुला बाजार दर। ये वो रेट है जो आम लोगों और ज्यादातर कारोबारियों को मिलता है, लगभग 8,10,000 रियाल प्रति डॉलर। ठीक है। दूसरी है ईटीएस दर, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम की दर। ये करीब 6,92,000 रियाल है। ये सरकार द्वारा मतलब एक तरह से मैनेज की जाने वाली दर है। और फिर आती है तीसरी, सबसे खास दर, आधिकारिक दर। हाँ, और ये है सिर्फ 2,80,000 रियाल प्रति डॉलर। सिर्फ 2,80,000? मतलब बाजार दर के मुकाबले लगभग 1/3। बिल्कुल। और इसका इस्तेमाल गेहूं और दवाओं जैसे बेहद जरूरी सामानों के आयात के लिए होता है। तो सारा खेल यहीं से शुरू होता है। यहीं से। सोचिए किसी को इस आधिकारिक सस्ती दर पर डॉलर मिल जाएं और वो उसे खुले बाजार में बेच दे, बैठे बैठे 3 गुना मुनाफा। तो ये जो अलग अलग दरें हैं, ये सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार का एक खुला निमंत्रण लगता है। क्या हमारे स्रोतों में इसका कोई ठोस उदाहरण है? एक नहीं, कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण है देबुश टी कंपनी घोटाला। देबुश टी कंपनी? हाँ, इसे शायद इस्लामिक गणराज्य के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक माना जाता है। इस कंपनी को चाय और मशीनरी आयात करने के लिए 3.37 बिलियन डॉलर आधिकारिक यानी सस्ती दर पर दिए गए। 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा? और हुआ क्या सुनिए, कंपनी ने इन 3.37 बिलियन डॉलर में से 1.4 बिलियन डॉलर सीधे खुले बाजार में ऊंची दर पर बेच दिए और भारी मुनाफा कमाया। अच्छा। और यही नहीं, जिस चाय का आयात किया भी वो घटिया क्वालिटी की थी, जिसे प्रीमियम बताकर कई गुना ज्यादा कीमत पर बेचा गया। मतलब ये घोटाला साफ दिखाता है कि सड़न कितनी गहरी है। तो ऐसे में सरकार जो उपाय सोच रही है, यानी जीरो हटाने का, क्या वो सिर्फ एक दिखावा है या इससे कुछ वाकई बदल सकता है? देखिए, इसके पीछे का तर्क समझना जरूरी है। जब महंगाई इतनी ज्यादा होती है तो कीमतें लाखों करोड़ों में पहुंच जाती हैं। हिसाब किताब करना, पेमेंट करना, सब कुछ एक सिरदर्द बन जाता है।
एक दिलचस्प आंकड़ा है कि ईरान में हर व्यक्ति के पास औसतन 114 बैंक नोट हैं, जबकि विकसित देशों में ये संख्या सिर्फ 14 है। मतलब लोगों को अपनी जेब में नोटों की गड्डियां लेके घूमना पड़ता है सिर्फ रोज की खरीदारी के लिए। बिल्कुल। और जब आपको एक कप चाय के लिए भी हजारों रियाल देने पड़े, तो धीरे धीरे जनता का अपनी मुद्रा पर से विश्वास उठ जाता है। हाँ, फिर लोग डॉलर या सोने में बचत करने लगते हैं। सही बात है। तो जीरो हटाने का एक बड़ा मकसद इसी मनोवैज्ञानिक विश्वास को बहाल करना भी है कि देखो, हमारी मुद्रा फिर से मजबूत हो गई है। ठीक है, तर्क तो समझ आता है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तरीका काम करता है, या हमारे स्रोत दुनिया भर के कुछ बहुत दिलचस्प उदाहरण देते हैं। चलिए सबसे पहले एक पूरी तरह से असफल मामले को देखते हैं, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कहानी एक चेतावनी है। वहां मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई थी कि खरबों के नोट छापे जा रहे थे। खरबों के? हाँ, 2009 में सरकार ने एक झटके में अपनी मुद्रा से 12 जीरो हटा दिया, लेकिन ये बुरी तरह से फेल हो गया। क्यों? क्या गड़बड़ हुई? क्योंकि उन्होंने सिर्फ जीरो हटाए, अपनी आदतें नहीं बदली। सरकार ने अंधाधुंध पैसा छापना जारी रखा, सरकारी खर्च पर कोई लगाम नहीं लगाई। मतलब मूल समस्या तो वैसी की वैसी रही। बिल्कुल। ये ऐसा था जैसे किसी के पैर में फ्रैक्चर हो और आप सिर्फ दर्द की गोली दे रहे हो, प्लास्टर नहीं लगा रहे। नतीजा ये हुआ कि नई मुद्रा भी कुछ ही महीनों में बेकार हो गई। तो ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। अब एक मिलीजुली सफलता का उदाहरण लेते हैं, ब्राजील। ब्राजील की कहानी दृढ़ता की कहानी है। ये एक मैराथन थी, स्प्रिंट नहीं। उन्होंने लगभग 26 सालों में 6 अलग-अलग बार में कुल मिलाकर 18 जीरो हटाए। 18 जीरो? हाँ, आप कल्पना कर सकती हैं कि वहां के लोगों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन हर बार मुद्रा सुधार के साथ साथ उन्होंने अपनी आर्थिक नीतियों को भी सख्त किया और आखिरकार 1994 में वे महंगाई पर काबू पाने में सफल हुए। और फिर एक ऐसी कहानी है जो किसी चमत्कार से कम नहीं, जर्मनी 1948। हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी और भयानक महंगाई थी, लेकिन 1948 में मुद्रा सुधार ने सब कुछ बदल दिया। रातों रात? लगभग रातों रात। नई मुद्रा डॉइचमार्क ने कीमतों को स्थिर कर दिया, लोगों का विश्वास लौटा, दुकानों के शेल्फ्स जो खाली पड़े थे वो सामान से भर गए। इसे जर्मनी के आर्थिक चमत्कार की शुरुआत माना जाता है। और यूक्रेन और तुर्की के भी सफल उदाहरण है। हाँ, उन्होंने भी सही समय पर यह कदम उठाया था। तो इन सभी उदाहरणों से क्या सबक मिलता है? क्या ईरान को डरना चाहिए कि जीरो हटाने से महंगाई और बढ़ जाएगी, जैसा कि वहां की सरकार सोचती है? देखिए, अकादमिक शोध जिस पर हमारी ये चर्चा आधारित है, बहुत साफ कहता है कि ये डर गलत है। अच्छा। हाँ, जीरो हटाना अपने आप में महंगाई का कारण नहीं बनता। इसकी सफलता दो चीजों पर निर्भर करती है, सही समय और व्यापक आर्थिक सुधारों का एक पैकेज। मतलब सरकार को पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करना होगा, वित्तीय अनुशासन लाना होगा और वो देशेष्टि कंपनी जैसे घोटालों पर लगाम लगानी होगी। बिल्कुल। अर्जेंटीना और पोलैंड की स्टडीज से भी पता चलता है कि इस नीति के बाद वहां महंगाई या तो कम हुई या उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा। जीरो हटाना एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा होना चाहिए, ना कि अकेला समाधान। तो अगर जीरो हटाने की सफलता के लिए इतने बड़े और गहरे सुधारों की जरूरत है, तो हमें ईरान की समस्याओं की जड़ तक जाना होगा। आखिर वो कौन सी बुनियादी बीमारियां हैं जिनका इलाज किए बिना कोई भी दवा काम नहीं करेगी? हमारे स्रोतों के आधार पर हम इन्हें 4 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला और सबसे साफ कारण है तेल पर निर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध। और यही निर्भरता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है ना? बिल्कुल। जब अमेरिका जैसे देश प्रतिबंध लगाते हैं तो वो ईरान की दुखती रग पर हाथ रखते हैं। तेल का निर्यात घटता है, डॉलर की आवक कम हो जाती है और रियाल पर भारी दबाव पड़ता है। ठीक है। दूसरा कारण? दूसरा कारण है आर्थिक कुप्रबंधन और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार। ईरान की अर्थव्यवस्था एक केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था है। मतलब सरकार का बहुत ज्यादा दखल है। बहुत ज्यादा। और इसके साथ ही भ्रष्टाचार सिस्टम में गहराई तक समाया हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वोच्च नेता खामेनेई का ही $95 बिलियन का एक विशाल वित्तीय साम्राज्य है। $95 बिलियन? हाँ, तो जब नेतृत्व के स्तर पर यह हाल हो तो नीचे क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसी कुप्रबंधन का एक सीधा नतीजा है तीसरा कारण, जिसे स्रोतों में ऊर्जा संकट कहा गया है। ये मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। ये वाकई हैरान करने वाला है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडार वाले देशों में से एक है, लेकिन फिर भी वो ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। क्यों? उसके पावर प्लांट, रिफाइनरी, ये सब दशकों पुराने हैं। उनमें जरूरी निवेश नहीं हुआ है। नतीजा ये होता है कि गर्मियों में और सर्दियों में घंटों तक बिजली कटौती होती है, जिससे फैक्ट्रियां और उद्योग ठप पड़ जाते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है
कि बिजली की इस कमी के बावजूद ईरान अपने पड़ोसियों को बिजली का निर्यात भी करता है। ये विरोधाभास समझ नहीं आया। ये विरोधाभास ईरान के कुप्रबंधन और उसकी प्राथमिकताओं को दिखाता है। घरेलू जरूरत को पूरा करने के बजाय राजनीतिक कारणों से पड़ोसी देशों को रियायती दरों पर बिजली बेचना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। मतलब आर्थिक फैसले तर्क के आधार पर नहीं लिए जा रहे। नहीं, विचारधारा के आधार पर लिए जा रहे हैं। और चौथा और आखिरी कारण है भू राजनीतिक तनाव, यानी विदेशों में सैन्य हस्तक्षेप। हाँ, ईरान का सीरिया, यमन और लेबनान जैसे देशों में सैन्य और वित्तीय दखल है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के पहले 10 महीनों में ही ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह को $1 बिलियन से ज्यादा की मदद दी। $1 बिलियन? हाँ, ये वो पैसा है जो ईरान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था पर खर्च हो सकता था, लेकिन वो बाहर जा रहा है। लेकिन एक शोध पत्र में एक दिलचस्प बात कही गई है कि ये प्रतिबंध ईरान के लिए एक अवसर भी हो सकते हैं। ये सुनने में काफी अजीब लगता है। कोई देश अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों को अवसर कैसे मान सकता है? हाँ, ये विचार थोड़ा विरोधाभासी है, पर इसके पीछे एक तर्क है। विचार ये है कि प्रतिबंध विनाशकारी होने के बावजूद ईरान को कुछ जरूरी सकारात्मक बदलावों के लिए मजबूर कर सकते हैं। कैसे? जब तेल बेचना मुश्किल हो जाता है तो सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के बारे में सोचना पड़ता है। उसे मजबूरन गैर तेल निर्यात और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ता है। यानी ये एक तरह से जरूरत ही आविष्कार की जननी है वाली बात हो गई। कुछ हद तक। इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण भी है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान जब ईरान पर हथियार खरीदने पर प्रतिबंध लगे थे तो उसने अपना खुद का सैन्य उद्योग विकसित करना शुरू कर दिया था। अच्छा। आज ईरान ड्रोन और मिसाइल तकनीक में जो इतना आगे है, उसकी जड़ें उन्हीं प्रतिबंधों में हैं। तो तर्क ये है कि मौजूदा आर्थिक प्रतिबंध भी उसे अपनी अर्थव्यवस्था को तेल की लत से छुटकारा दिलाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हालांकि ये एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया है। चलिए, तो अब तक की चर्चा को समेटते हैं। ईरान का जो गहरा मुद्रा संकट है वो किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई बीमारियों का मिला-जुला लक्षण है। हाँ, इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, दशकों का आर्थिक कुप्रबंधन, सिस्टम में घुसा हुआ भ्रष्टाचार और क्षेत्र में भू राजनीतिक संघर्ष, इन सभी की भूमिका है। और इस जाल से निकलने के लिए जो मुद्रा सुधार यानी जीरो हटाने का उपाय सोचा जा रहा है, उस पर आपका अंतिम निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि जीरो हटाना कोई रामबाण इलाज नहीं है। ये सिर्फ एक उपकरण है, एक टूल, जो एक बड़े सुधार पैकेज का हिस्सा होने पर ही कारगर हो सकता है। और इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या वहाँ की सरकार उन गहरी संरचनात्मक समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार है जिनकी हमने अभी चर्चा की। बिल्कुल, तेल पर निर्भरता कम करना, भ्रष्टाचार से लड़ना और अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलना। और उस डर का क्या कि इससे महंगाई बढ़ सकती है? जैसा कि जर्मनी, तुर्की और ब्राजील के अनुभवों और अकादमिक शोध से साफ है, अगर इसे सही तरीके से व्यापक सुधारों के साथ लागू किया जाए तो महंगाई बढ़ने का डर निराधार है। असली चुनौती आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। और इसी के साथ हम आज की चर्चा के अंत में पहुंच गए हैं। जाते जाते हम अपने श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। आज के स्रोतों से ये स्पष्ट होता है कि किसी देश की मुद्रा सिर्फ पैसा नहीं है, ये राष्ट्रीय आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक है। जहां ईरान अपने रियाल के साथ संघर्ष कर रहा है, वहीं यमन जैसे अन्य देशों में भी ऐसी ही कहानियां हैं, जहां संघर्ष के दौरान रियाल ने अपना 1200% से अधिक मूल्य खो दिया है। ये हर उस देश के लिए एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है जो इस तरह के संकट का सामना कर रहा है। किस बिंदु पर मुद्रा को ठीक करने के लिए पूरे सिस्टम को ठीक करना जरूरी हो जाता है और क्या ऐसा करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति मौजूद है?